इमेजिन करो एक गरीब लड़का जो दिन के 17 घंटे काम करता है सिर्फ एक वक्त खाने के लिए, और यही लड़का आगे चलकर 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बनाता है। ये कहानी है हुंडई के फाउंडर चंग जू यंग की। चंग जू यंग का जन्म 1950 में हुआ था कोरिया के एक छोटे से गांव में। उनका सपना था एक स्कूल टीचर बनने का, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाए। उन्हें बचपन में दिन रात अपने फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी कई दिन ऐसे होते थे जब फैमिली के पास एक वक्त खाना भी नहीं होता था। प्रॉपर कपड़े और मेडिकेयर तो दूर की बात है। चंग को लकड़ियां बेचने कई बार पास के शहर जाना पड़ता था। वहां वो देखता कि लोगों के पास सफिशिएंट खाना है, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं, वो भी बिना दिन रात खेतों में काम किए। ये सब देख के वो अपनी गरीबी और अपने फार्म की लाइफ से फ्रस्ट्रेट होने लगा और अपने लिए एक बेटर जिंदगी चाहने लगा। एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पास के शहर में बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होने वाला है और उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की जरूरत है। ये पढ़ते ही वो सोच में पड़ गए और इस गरीबी से छुटकारा पाने के लिए 1932 में 16 साल की उम्र में चंग ने बड़ा फैसला लिया। वो अपना घर छोड़कर शहर भागने वाले थे और एक रात चंग अपने एक दोस्त के साथ चुपके से शहर के लिए निकल पड़े। करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद वो कुओन शहर पहुंचते हैं और वहां कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करने लगे। काम काफी मुश्किल था और कमाई काफी कम, लेकिन चंग काफी खुश थे क्योंकि लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंटली कमा पा रहे थे। करीब 2 महीने तक उन्होंने काम किया और फिर वो पकड़े गए। चंग के फादर ने उन्हें ढूंढ लिया और वापस गांव लाकर फार्मिंग कराने लगे। उनके लौटने से फैमिली काफी खुश थी, लेकिन चंग खुश नहीं थे। इन 2 महीनों के काम ने चंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का पैशन जगा दिया। इनफैक्ट वो जानते थे कि खेतों में काम करके वो गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे और इसीलिए वो 2 बार फिर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही बार उनके फादर उन्हें पकड़ लेते हैं। बट फाइनली 1934 में 18 की एज में वो अपना 4th एस्केप अटेम्प्ट करते हैं और इस बार उन्हें कोई नहीं रोकता। वो सोल पहुंचते हैं जो आज के दिन साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहां उन्हें जो काम मिला उन्होंने वो किया। पहले कंस्ट्रक्शन लेबर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फाइनली उन्हें वॉकिंग राइट स्टोर में एज अ डिलीवरी बॉय का काम मिला, जहां से उनकी जिंदगी बदल गई। कस्टमर और शॉप ओनर उनके काम से इतने इंप्रेस थे कि 6 महीने में वो डिलीवरी बॉय से शॉप के मैनेजर बन गए। इसके बाद चंग ने काफी मेहनत करी और अपने बलबूते शॉप को ग्रो किया। 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग डिसीजन लिया। चंग की मेहनत देखते हुए उन्होंने स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में अब चंग एक एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर बन चुके थे। अगले 2 सालों में चंग ने और मेहनत करी और मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन बिल्ड किया, जिससे बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल कि तभी एक डिजास्टर आता है। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और उसी समय कोरिया में जापान का रूल था। जापानीज चाहते थे कि मिलिट्री को वॉर के समय सफिशिएंट राइस सप्लाई मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस शॉप की ओनरशिप ले ली। चंग से भी उनकी राइस शॉप छीन ली गई और सालों की मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया। चंग काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर मैं दिलो जान से कुछ भी काम करूं तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। इसी सोच के साथ वो ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। तब उन्हें कार रिपेयर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखी और 1940 में 3000 वॉन का लोन लेके एडो सर्विस गैराज खोला। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी क्योंकि गैराज खुलने के 1 ही महीने बाद गैराज में आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। चंग की सिचुएशन बहुत खराब थी। उनको अपना लोन चुकाना था और आग से हुए कस्टमर के नुकसान को कॉम्पेंसेट करना था। एक नॉर्मल इंसान ऐसे सिचुएशन में इजीली हार मान जाता, लेकिन चंग ने हमेशा की तरह प्रॉब्लम को फेस किया। उन्होंने 3500 का फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैराज खड़ा किया। चंग ने देखा कि कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके कार रिपेयर होने में हफ्ते लग जाते, इसीलिए उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। जहां कॉम्पिटिटर को एक सर्टेन रिपेयर में 20 दिन लग जाते, वही चंग ने उस रिपेयर को 5 दिन में कर दिया। उनका गैराज इतना सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 साल में 1943 तक उनकी वर्कफोर्स 80 एम्प्लॉय तक हो चुकी थी। इस टाइम तक चंग ने अपना पूरा लोन पे कर दिया और फैमिली को भी सोल में सेटल कर लिया। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक और डिजास्टर आता है। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट बनाना था। इसके लिए जापान ने उनके गैराज की ओनरशिप ले ली और लोकल स्टील प्लांट से मर्ज कर दिया। एक बार फिर उनकी सालों की मेहनत से खड़ा किया बिजनेस एक झटके में छीन लिया गया। चंग वापस से स्क्वायर वन पे आ चुके थे। उन्हें अपनी फैमिली के साथ गाँव वापस आना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग थी और वो कॉन्फिडेंट थे कि इस बार वो एक बड़ा बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के साथ साथ कोरिया में जापान का रूल भी खत्म हो गया। कोरिया
कोरिया के नॉर्थ एरिया में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और साउथ एरिया में अमेरिका का, क्योंकि इन दोनों ने वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी। इसी के चलते कोरिया नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया। 1946 में चंग वापस सोल आ जाते हैं और अपना कार रिपेयर बिजनेस वापस से चालू करते हैं। बिजनेस पुराना था लेकिन इस बार नाम नया था, हुंडई ऑटो सर्विस। हुंडई मतलब मॉडर्न। कार रिपेयर का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था कि तभी चंग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग बना रही है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। उनके पास कंस्ट्रक्शन का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके अंदर का वो पैशन अब भी जिंदा था जो उनके यंग डेज में एज ए लेबर काम करके मिला था। और इसीलिए उन्होंने 1947 में 31 की एज में हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी की स्टैब्लिश की और कंस्ट्रक्शन में एंट्री ले ली। शुरुआत में उन्हें काफी छोटे मोटे काम मिले, लेकिन 1950 आते आते उनकी कंपनी को मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। कंस्ट्रक्शन उनका मेजर बिजनेस बन गया। लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में हमला कर देता है, जिसके कारण चंग को अपना सारा काम छोड़कर अपनी सेविंग के साथ बुसन शहर भागना पड़ा। लेकिन इतने क्राइसिस के बाद भी चंग हार नहीं मानते हैं। इस समय यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया से लड़ रहे थे और उन्हें टेंट, वेयर हाउस और आर्मी हेडक्वार्टर्स की जरूरत थी। चंग ने नोटिस किया कि अमेरिका के पास पैसों की कमी नहीं है, उन्हें बस रिलायबिलिटी और टाइमली डिलीवरी चाहिए, और चंग ने अमेरिका को वही दिया। चंग ने छोटे से टीम के साथ वापस से शुरू किया और कैन डू मोटिव अपनाया। मतलब अगर प्राइस सही हो तो वो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने के लिए तैयार हैं। वॉर चल रही थी जिससे उन्हें काफी प्रॉब्लम आई, कई बार लॉसेस भी हुआ, लेकिन एक बार जबान देने के बाद उन्होंने कभी भी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा। उनकी इसी रिलायबिलिटी के कारण अमेरिका से काफी अच्छी रिलेशन बिल्ड हो गई। 1952 में वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन फिर भी चंग को अमेरिकन से प्रोजेक्ट मिलती रही और बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने वॉर से हुए डैमेज से कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए ब्रिजेस, डैम्स और रोड को तेजी से बिल्ड करना चालू किया। इन सब में हुंडई ने मेजर रोल प्ले किया और बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। 1960s में चंग अपने अर्ली 50s में आ चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, बट वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। चंग हजारों किलोमीटर की रोड बना चुके थे और अब बारी थी इन पे चलने वाली गाड़ियों को बनाना। 1967 में चंग ने स्टैब्लिश की हुंडई मोटर्स कंपनी और 1968 में फोर्ड के साथ डील की, जिसमें वो फोर्ड के कॉर्टिना कार को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये जॉइंट वेंचर अच्छे से चला, फिर इन दोनों कंपनीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी खुद की कार बनाए, इसलिए 1973 में चंग ने ये पार्टनरशिप तोड़ दिया और नए पार्टनर्स ढूंढने लगे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर्स और वोल्क्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, लेकिन सब ने मना कर दिया। फाइनली उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर से डील किया। मित्सुबिशी हुंडई को कार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया। द बेस्ट पार्ट वाज कि हुंडई अपने ब्रांडिंग और अपने दिए नाम से कार को लॉन्च कर सकता था। उसी वक्त साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए ऑर्डर निकाला कि उन्हें एक सिटीजन कार बनानी है, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल हो और रिलायबल हो और उसमें साउथ कोरिया में बनाए पार्ट्स को यूज हो। 1976 में चंग ने नया प्लांट सेटअप किया और हुंडई ने बनाई अपनी फर्स्ट एवर सेल्फ प्रोड्यूस्ड कार, हुंडई पोनी। अपने अफोर्डेबिलिटी के कारण ये कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि देखते ही देखते हुंडई ने साउथ कोरिया कार मार्केट का 60% कैप्चर कर लिया और वहां की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट सिर्फ 30,000 कार का था, जो प्रॉफिटेबल होने के लिए सफिशिएंट नहीं था। इनफैक्ट पोनी साउथ कोरिया में जितनी बड़ी सक्सेस थी, वही ओवरसीज मार्केट में उतनी बड़ी फ्लॉप। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मी में पेंट उड़ जाता था, उसमें रेगुलर मैकेनिकल इश्यूज आते थे और इन्हीं सब कारणों की वजह से हुंडई लास्ट 7 सालों में लॉसेस में था। लोगों ने चंग को कहा कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, लेकिन चंग के डिसीजन ने सब कुछ शॉक कर दिया। चंग कंपनी बंद करना तो दूर, एक नया प्लांट बनाना चाहते थे जो हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस करती। चंग का यह डिसीजन इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आया। आखिर 30,000 कार के मार्केट में 3 लाख कार कौन खरीदेगा? पर चंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरिया की इकोनॉमी हर साल ग्रो हो रही थी और लोग पॉवर्टी से निकल के इकोनॉमिकली ग्रो हो रहे थे, जिसका मतलब है कुछ सालों में कार्स की डिमांड बढ़ने वाली थी। प्लस हुंडई के कार्स को फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जा रहा था। 1980 में ये फैक्ट्री बन गई और 1982 में कई सारी इंप्रूवमेंट के साथ हुंडई अपनी पोनी 2 लॉन्च की। ना सिर्फ साउथ कोरिया में बट बाकी के कंट्रीज में हुंडई के कार को पसंद किया जा रहा था। अब हुंडई साल का 4 लाख कार बेचकर प्रॉफिटेबल हो गई थी और ग्लोबली एक डिसेंट कार ब्रांड बन गई थी। लेकिन वर्ल्ड का टफेस्ट और बिगेस्ट कार मार्केट यानी कि अमेरिका को क्रैक करना अब भी बाकी था। इंटरनेशनली एक डिसेंट कार कंपनी से एक मेजर कार कंपनी बनने के लिए यूएसए में सक्सेसफुल होना जरूरी था।
हुंडई ने देखा कि यूएसए में सेकंड हैंड कार का मार्केट बहुत बड़ा है। हुंडई ने उन्हीं कस्टमर्स को सेकंड हैंड कार के प्राइस में अपनी नई कार हुंडई एक्सेल ऑफर की, वो भी 5 साल गारंटी के साथ। इस स्ट्रैटेजी ने यूएस मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। अब सारे सेकंड हैंड कार बायर्स हुंडई एक्सेल में शिफ्ट हो गए। 1986 में हुंडई ने 1,70,000 एक्सेल बेची और 1987 में करीब 2,60,000। इन दोनों ही साल हुंडई एक्सेल यूएस मार्केट में टॉप सेलिंग एक्सपोर्टेड कार ब्रांड बन गई और यूएस मार्केट में तब तक इतनी बड़ी इनिशियल सक्सेस किसी और कार कंपनी ने नहीं देखी थी। इसी के साथ हुंडई ग्लोबली एक मेजर कार कंपनी की तरह स्टैब्लिश हो गई और उसी साल चंक ने 72 की एज में रिटायरमेंट ले लिया और कंपनी के ऑनरेबल चेयरमैन बन गए। जिसके बाद उनके भाई और बेटे ने हुंडई को थामा और पहले की तरह डिटरमिन दिखाया। हुंडई आज थर्ड लार्जेस्ट कार कंपनी है और 2022 में हुंडई ने 40 लाख कार बेची। वैसे तो हुंडई अपने कार के लिए जाने जाती है, बट बहुत कम लोगों को पता है कि हुंडई की 42 अलग अलग कंपनीज है, जिसमें हुंडई एलिवेटर, हुंडई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज है, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। साउथ कोरिया के लिए हुंडई सिर्फ एक नॉर्मल कंपनी नहीं है, हुंडई वहाँ एक इंस्टीट्यूशन है जिसने कंट्री को रीबिल्ड किया और लाखों जॉब्स क्रिएट की और साउथ कोरिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया। और इन सब की शुरुआत गाँव के एक गरीब लड़के ने की, जिसके पास खाने, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन उसके पास था पैशन, एक विजन और सबसे इंपॉर्टेंट अ डिजायर फॉर बेटर, जो आपके पास भी है।